नॉक नॉक। मुंबई शहर के 7 स्टार होटल के तीसरे फ्लोर रूम नंबर 611 के दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज आ रही थी। वही दूसरी तरफ रूम के बेड पर सोई हुई आरजू अपने सर पर हाथ रख सर दर्द में बिस्तर से उठाती है। वही दरवाजा अब भी बजे ही जा रहा था, जिसे सुन वो बिस्तर से उठाती हुई धीमी आवाज में सवाल करती है, कौन है? ये सवाल करते हुए आरजू अब भी बिस्तर से उठ दरवाजा खोलने जाने को होते ही है कि तभी उसे अपने साथ वहां किसी के होने का एहसास होता है, जो कि उसे थोड़ा अजीब लगता है। और फिर जैसे ही वो बेड के दूसरे साइड सल्टलेस लेटे हुए नौजवान को देख कॉफी हैरान होते हुए बोलती है, शौर्य, आप आप यहाँ क्या? वही आरजू की आवाज सुन बिस्तर के दूसरे साइड लेटा हुआ वो नौजवान अपने सर पर हाथ रख धीमे से अपनी आंखें खोलते हुए जैसे ही सामने वैसी हालात में आरजू को देखा है। आरजू इस वक्त सही से ड्रेसअप भी नहीं हुई थी, काफी मैसी नजर आ रही थी, जो देख उसे नौजवान की आंखों में आरजू के लिए नफरत घृणा की भावना नजर आने लगती है। और वह गुस्से भरी आवाज में सवाल करता है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह वही आरजू बेड पर बिखेरे हुए ब्लैंकेट को खींचकर खुद को अच्छे से कवर करते हुए धीमी लड़खड़ते हुई आवाज में बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वहीं दरवाजे के दूसरी साइड खड़े लोग जो नॉक कर रहे थे, उनकी आवाज और भी ऊंची हो जाती है, दरवाजा खोलिए, क्या आप अंदर है? मिस मित्तल, जल्दी से दरवाजा खोलिए। बाहर आई। दरवाजे से यूं अपना नाम और इतनी सारे लोगों की आवाज सुन आरजू और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसे समझा नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे बचे। वहीं दूसरी तरफ उसके पास बेड पर मौजूद शौर्य उसे घृणा भरी नजरों से उसे देख रहा था। ऐसा लगा था जैसे वह एक सेकंड के लिए भी उसे देखना नहीं चाहता था, और इसीलिए गुस्से में उठ दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, दरवाजा खोलना के लिए, जिसे देख आरजू उसका हाथ हम उसे रोकती हुई बोलती है, प्लीज आप अभी दरवाजा ना खोलो। अभी आरजू बोल ही रही थी कि तभी अचानक से सामने का दरवाजा दाब से खुलता है। दरवाजा खोलना के साथ ही काफी सारे न्यूज रिपोर्टर अपना कैमरा, माइक और यहाँ तक कि कुछ होटल के स्टाफ भी अपना मोबाइल लेकर रूम के अंदर इंटर करते हैं। सभी चारों तरफ से आरजू और उस नौजवान को घेर तस्वीर खींचते हुए बोलते हैं, मिस्टर राठौर, आप मिस मित्तल के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर आप दोनों का क्या रिश्ता है? बताइए मिस्टर राठौर, क्या आप मिस काव्या से अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? मिस्टर राठौर, आप अपनी ही फियांसे के सिस्टर के साथ यहाँ इस होटल के रूम में हैं? आखिर ये कब से शुरू हुआ? क्या मिस काव्य को आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में पता है? वही आरजू जो कि काफी घबराई हुई थी, उन कैमरा से छुपाने के लिए शौर्य के पीछे छुपने की कोशिश करती है, पर शौर्य गुस्से में उसे अपना हाथ छोड़ा उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, दूर रहो मुझसे। जिसके बाद वह सामने मीडिया रिपोर्टर्स और कैमरा की तरफ देखते हुए बोलता है, देखिए, मेरा इस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आप सभी इस बेशर्म लड़की के झांसे में मत आइए। मैं अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। शौर्य के इस बात पर सामने खड़ा एक रिपोर्टर सवाल करता है, तो मिस्टर राठौर, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जब आपका मिस आरजू से कोई गलत रिश्ता नहीं है तो? शौर्य, और क्या, मुझे कल इस लड़की ने मैसेज करके यहाँ बुलाया था। यह कहते हुए यह मुझसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन जब मैं यहाँ आया उसके बाद पता नहीं इसने मुझे कुछ नशा दिया या क्या। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। इसीलिए प्लीज आप मेरा नाम इस जैसी बेशर्म लड़की के साथ ना जोड़। इतना बोलते हुए शौर्य अपना सेल फोन निकालकर वो मैसेज सभी को दिखाने लगता है, जिसके बाद सभी रिपोर्टर्स और कैमरा का ध्यान आरजू की तरफ हो जाता है। सभी बैक टू बैक उसे सवाल करने लगते हैं, मिस आरजू, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आप अपने ही बहन के मगेदर के साथ यहाँ होटल के रूम में क्या कर रही थी? क्या रिश्ता है आपका? वही आरजू जो पहले से ही काफी ज्यादा घबराई हुई थी,
यो इस तरह से सभी रिपोर्टर्स का उससे वाल करना, सभी कैमरा उसके सामने देखकर उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे, कि तभी दरवाजे से किसी की आहट की आवाज सुने ई देती है, जिसे देख सभी रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां काव्य खड़ी थी, जो होटल रूम के उसे नजारे को देख काफी शॉक्ड रह जाती है। उसे देख ऐसा लगा रहा था जैसे मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उसे कोई बहुत बड़ा सा धक्का लगा हो। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने लड़खड़ाते हुए कदम से आगे बढ़ती है, जिसे देख रिपोर्टर्स भी उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। वहीं वो उनके सामने पहुंच अपनी आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में सवाल करती है, सिस्टर, आखिर आखिर तुमने ये क्यों किया? तुम तुम क्या चाहती हो? मैंने तो पहले ही तुमने मुझसे भाइयों का प्यार छीन लिया है। बड़े भैया भी तुम ही से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक शौर्य ही है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब क्यों उसके पीछे पड़ी हो? आखिर तुम क्यों जीवन में हर चीज मुझे जीने के पीछे पड़ी? काव्या को देख एक पल के लिए आरजू की आंखों में शायद उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है। यह सोचकर कि अगर काव्या उसकी बातों का विश्वास कर लेगी है, तो वह अपने ऊपर से यह लांछन हटा पाएगी कि उसने शौर्य को यहाँ बुलाया है। इसीलिए वो थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ काव्या को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, नहीं काव्या, तुम गलत समझ रही हो। प्लीज तुम मेरी बातों का विश्वास करो। यह सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैंने यह सब कुछ नहीं किया है। मुझे तो खुद ही नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। काव्या, तो क्या तुम कहना चाहती हो कि यह सब शौर्य ने किया है? मतलब वह मुझसे प्यार नहीं करता? काव्या की यह बात बोलने के अगले ही पल शौर्य बोलता है, नहीं काव्या, तुम इस लड़की की बातों पर विश्वास मत करो। ये झूठ बोल रही है। ये हमारे बीच दरार लाना चाहती है। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिसे सुन काव्या शौर्य को खुद से दूर करते हुए बोलती है, नहीं, मैं शौर्य, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। अगर सिस्टर को तुम इतने ही पसंद हो कि वो तुम्हें अपना बनाने के लिए इस हद तक गिर सकती है, तो ठीक है। जिस तरह से मैंने घर परिवार बड़े भैया सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ दूंगी। वैसे भी मैं मित्तल परिवार की कर्जदार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जैसी अनाथ लड़की को गोद लिया और पाल पोस के इतना बड़ा किया। मैं उस परिवार की रियल बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। काव्या की इन बातों को सुन आरजू आगे आ काव्या का हाथ थमते हुए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो काव्या का हाथ पकड़ती है, उसे अचानक से अपने हाथ में दर्द का एहसास होता है, जैसे मानो उसे करंट लगा हो, और वह झट से काव्या से दूर हो जाती है, खुद को बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ काव्या काफी दूर जाकर गिरती है, जिसे देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आरजू ने उसे धक्का दिया हो, जिससे काव्या रोते हुए बोलती है, आरजू सिस्टर, आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं मानती हूँ कि मैं सिर्फ एक अडॉप्टेड बेटी हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। तुम इस तरह से सबके सामने मुझे कैसे धोखा दे नीचा केसर दिखा सकती हो? वही जमीन पर गिरी हुई काव्या को देख आरजू हैरान हो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, सॉरी बोलते हुए, नहीं काव्य, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी। वह तो बस मुझे करंट दो। अभी आरजू काव्या को वापस से टच करने वाली ही थी कि तभी शौर्य आगे बढ़ आरजू को काव्या से दूर करते हुए अभी आरजू काव्या को वापस से टच करने वाले ही थी कि तभी शौर्य आगे बढ़ आरजू को काव्या से दूर करते हुए बोलता है, दूर रहो। तुम काव्या से उसके पास आने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो आज किया है, इस सब के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और एक बात, तुम्हें क्या लगता है, तुम मित्तल परिवार की रियल बेटी हो, तो तुम जो चाहेगी वह होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरा प्यार तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगी। मैं सिर्फ काव्य से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा।
तुम जैसी लड़की की तरफ तो मैं एक बार पलट के देखूं भी ना। इतना बोलते हुए शौर्य काव्या को अपनी गोद में उठा बिना एक नजर पीछे पलट आरजू को देखे वहां से निकाल जाता है। वही आरजू जो सभी मीडिया रिपोर्ट और कैमरा के सामने अकेली बेचारी बेबस सी परी रह जाती है।